So, welcome to RXY Pharma. Welcome to another video. Today we will discuss about the loperamide, which is widely used in diarrhea. So, basically, loperamide is a peripheral mu-opioid receptor agonist and anti-diarrheal agent that reduces the intestinal motility and controls the diarrhea. इंडिकेशंस के बारे में बात करें कि कौन से कंडीशंस में हमें लोपेरामाइड यूज़ करना है। तो एक्यूट नॉन स्पेसिफिक डायरिया, ट्रैवल रिलेटेड डायरिया जो कि बहुत ही कॉमन है, क्रॉनिक डायरिया और रिडक्शन ऑफ इलियोस्टोमिया आउटपुट, कंट्रोल ऑफ स्टूल फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। लोपेरामाइड ऐसी ड्रग है जो बहुत ही वाइडली और लगभग हर कॉमन इंसान को पता है कि लोपेरामाइड भी यूज़ करना है डायरिया की कंडीशन में। तो आइए बात करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में, फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, फिर बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में और कुछ जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डायरिया। तो डायरिया ट्रिगर करने के लिए बहुत से स्टिमुलस है, जैसे कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस, पैरासाइट्स, ये सब। इसके अलावा हो गए फूड पॉइजनिंग हो गया, ड्रग्स हो गए जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई, कुछ लैक्सेटिव हो गए, कुछ इन्फ्लामेटरी बोल डिसीज हो गए, स्ट्रेस हो गए, एंजाइटी हो गए। इनमें से कोई एक भी ट्रिगर स्टिमुलस होगा जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में इरिटेशन होगा। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में इरिटेशन होगा जिसकी वजह से ट्रिगरिंग फैक्टर्स इरिटेट्स और डैमेज द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। इंटेस्टाइनल लाइनिंग होगी, उसमें डैमेज होगा। डैमेज की वजह से एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स होंगे जिसमें से सेरोटोनिन और कुछ मेडिएटर्स रिलीज होंगे। सेरोटोनिन होगा वो फिर स्टिमुलस के तौर पर काम करेगा जो एंटेरिक न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करेगा, और ये न्यूरॉन क्या करेंगे, तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज होगा, वो इंक्रीज करेंगे। एसिटाइल कोलिन का मेन रोल क्या है, तो ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर हद से ज़्यादा एसीएच रिलीज होने लगा एसिटाइल कोलिन, तो फिर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ने से कारण स्ट्रॉन्गर और मोर फ्रीक्वेंट पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है और कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होंगी वो नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे क्या इफेक्ट आती है देखते हैं। इंक्रीज द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सीक्रेशन, क्लोराइड आयन आर सीक्रेटेड इनटू इंटेस्टाइनल ल्यूमन, सोडियम एंड वाटर फॉलोज ऑस्मोटिकली। अगर वाटर एब्सॉर्ब ही नहीं होगा तो वाटर का अमाउंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा तो आयंस भी उसकी तरफ ही जाएंगे, जिसकी वजह से रिड्यूस्ड एब्सॉर्प्शन टाइम, रैपिड ट्रांजिएंट लिव्स इनसफिशिएंट टाइम फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्प्शन, एक्सेस वाटर रिमेन्स इन द स्टूल। वाटर हमारा स्टूल फॉर्मेशन में ज़्यादा रहेगा, जो ज़रूरत की मात्रा है उससे भी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से स्टूल लूज फॉर्म होगा और वाटरी होगा, जिसकी वजह से डायरिया होगा। फ्रीक्वेंट passage of loose or water stool may be associated with dehydration और electrolyte imbalance। तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ डायरिया, जो कि एक स्टिमुलस की वजह से ट्रिगर होती है, और एंटेरोक्रोमेफिन सेल से एसिटाइल कोलिन के ज़्यादा रिलीज होने से, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जीआई मोटिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, और वाटर स्टूल में ज़्यादा रहने की वजह से स्टूल वाटरी बनेगा, लूज बनेगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और ये डायरिया होगा। अब हम लोपेरामाइड देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, आइए देखते हैं। लोपेरामाइड इज अ पेरिफेरल म्यू ओपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब ये म्यू ओपोइड रिसेप्टर से बाइंड होगा। म्यू ओपोइड रिसेप्टर कहाँ है, तो प्री साइनेप्टिक म्यू ओपोइड रिसेप्टर ऑन एंटेरिक न्यूरॉन्स, और ये एगोनिस्ट है। तो म्यू ओपोइड रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, वो एक्टिवेशन क्या करेगा, तो एसिटाइल कोलिन का रिलीज है वो इनहिबिट करेगा। एसिटाइल कोलिन कम रिलीज होगा। एसिटाइल कोलिन कम रिलीज होने की वजह से क्या होगा, जो रिड्यूस्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज लीड्स टू डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लो ट्रांजिएंट ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। अगर एसिटाइल कोलिन ही कम रिलीज होगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस होने की वजह से इंटेस्टाइनल कंटेंट है उसका ट्रांजिएंट यानी उसका ट्रैवल का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा,
तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के एब्सॉर्प्शन में भी टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स भी एब्सॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे। और स्टूल में जो वाटर है वो ज़्यादा रह रहा था वो कम रह जाएगा, जिससे कि स्लोली स्लोली नॉर्मल स्टेट में वापस आएगा हमारा, वो नॉर्मल फंक्शन होगा वो। इंक्रीज्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर जैसे मैंने बताया, और इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, स्टूल बिकम मोर फॉर्मेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया इज रिड्यूस। डायरिया की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। लोपेलामाइड ऑल्सो इंक्रीज द टोन ऑफ एनल स्पिंचर एंड विच रिड्यूस द अर्जेंसी एंड फेकल इनकंटीनियंस। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है बार बार लेटरिन जाना पड़ेगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये है कुछ ओवरऑल इसकी इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, म्योपोइड रिसेप्टर से बाइंड होके वो ACH के रिलीज को रिड्यूस करेगा। ACH कम आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से ट्रांजिएंट टाइम होगा वो इंक्रीज होगा, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन होगा, और डायरिया के सिम्टम्स कम होने लगेंगे धीरे धीरे। कुछ साइड इफेक्ट की बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट तो कॉन्स्टिपेशन होगा, डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल और infrequent bowel movement, abdominal cramps, painful spasm और discomfort in abdomen, nausea होगा, feeling of sickness with an urge to vomit, और फ्लैक्टोल्स जैसे कि गैस, एक्सेस गैस इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डिजीनेस, लाइट हेडेक और फीलिंग अनस्टेडीनेस, ड्राउजीनेस, फॉलिंग ऑफ स्लीप और रिड्यूस्ड अलर्टनेस, ड्राई माउथ होगा, रिड्यूस्ड सलाइवा प्रोडक्शन कॉजिंग ओरल ड्राइनेस। अगर बात करें कुछ सीरियस साइड इफेक्ट के बारे में, तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, और विच इज़ डिफ़िकल्टी इन बोल में, जैसे कि कुछ केस में ड्रग की इफ़ेक्ट ज़्यादा आ जाती है, मतलब कम डायरिया है और ज़्यादा ड्रग का इंटेक हो गया है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से भी रिड्यूस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की। फिर पैरालाइटिक इल्यूस होगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होगा, जैसे कि पहले बात की एनल स्पिंचर को भी ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होने की संभावना है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एलर्जिक रिएक्शन हो गए, कार्डियक एरिथमिया होगा, ये सब रेयर इफेक्ट है, बहुत ही कम चांस है इसके। आइए कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें लोपेरामाइड के, तो क्विनिडीन है, अगर दोनों साथ में लेते हैं तो इनहिबिट्स पी ग्लाइकोप्रोटीन, इंक्रीज द लोपेरामाइड एब्सॉर्प्शन इनटू द सीएनएस। सीएनएस के रिलेटेड साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर क्विनिडीन के साथ लेते हैं। रिटोनाविर जो कि एंटीवायरल ड्रग है, इसके साथ भी लेते हैं तो वे भी स्ट्रॉन्ग पी ग्लाइकोप्रोटीन एंड CYP3A4 इनहिबिटर्स है, जो कि लोपेरामाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। CYP3A4 है वो हमारा लीवर एंजाइम है जो कि लोपेरामाइड का मेटाबॉलिज्म करता है। अगर इस ये भी ये इनहिबिट हो जाएगा तो लोपेरामाइड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और लोपेरामाइड का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो लोपेरामाइड की साइड इफेक्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कीटोकोनाजल के साथ लेते हैं तो ये भी CYP3A4 इनहिबिटर्स है, तो ड्रग एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ गया है। इरिथ्रोमाइसिन के साथ लेते हैं तो ये भी CYP3A4 और पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर है, तो एडवर्स इफेक्ट की चांस बढ़ जाएंगी। वेरापामिल पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर, सिस्टेमिक और CNS साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर वेरापामिल के साथ लेते हैं। ये कुछ फेमस ब्रांड है, लोपामाइड टैबलेट फॉर्म में है, और रोको है सिप्ला का, वो भी कैप्सूल फॉर्म में है। हम यहाँ जो ये टैबलेट्स दिखाते हैं वो सब ब्रांडेड है, कोई जेनरिक नहीं है, कोई लो क्वालिटी की नहीं है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो आपके रिलेटेड या आपको भी कुछ कोई प्रॉब्लम है तो ये सब मेडिसिन्स अगर आप ले रहे हो तो इन सब ब्रांड की लो, तो आपको अच्छा रहेगा, ना कि कोई जेनरिक ब्रांड या कोई लो क्वालिटी के ब्रांड लो। सो थैंक यू गाइस फॉर योर अटेंशन। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ फार्माकोलॉजी के रिलेटेड कंटेंट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायरिया की, पर कोई और ड्रग होगा, सोच के रखिए कि कौन सा ड्रग होगा और कमेंट में बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।